Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for GATE exam। ये है लेसन नंबर 22 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये लास्ट लेसन रहेगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं उस पर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 72 इस कोर्स का। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज k into r upon 1 plus tau into s। दिस रिप्रेजेंट्स, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है ये कौन से सिस्टम के लिए हमें चूज करना है। गेट 96 का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो जैसे ही हम इसको देखते हैं तो ये लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा, आप इसको चूज करोगे और ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए गिवन है डेट टाइम सिस्टम। थर्ड गिवन है फर्स्ट ऑर्डर टाइम लीक। फर्स्ट ऑर्डर टाइम लीक मींस फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम। देन उसके बाद में गिवन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सो देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है gs इक्वल टू k इंटू आर अपॉन 1 प्लस टाउ इंटू एस। नाउ अब हमें पता है अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखे प्योर डेट टाइम सिस्टम के लिए, क्लियर है, प्योर डेट टाइम सिस्टम के लिए अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखे तो वो होगा हमारा e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस, e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। और मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखूं, अगर प्योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम लिखते हैं g1s इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू kp अपॉन, या k लिख सकते हो आप, अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1। सो टाउ इंटू एस प्लस 1 ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, kp अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन। देन e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस हो गया सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। नाउ अगर मैं लिखूं अभी फर्स्ट ऑर्डर प्लस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम, तो हम देखिए जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे g3s इक्वल टू g1s इंटू g2s। तो इस तरीके से हमें मिलता है k इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1। ये ट्रांसफर फंक्शन हमें मिल गया फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम के लिए। नाउ देखिए ये जो पार्ट है बेसिकली ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर r equal to resistance by dead time system। बेसिकली डेट टाइम सिस्टम क्या करता है, देखिए आपके आउटपुट को डिले करता है मींस वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो जो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस उसको हम आर से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन मिल गया k इंटू आर अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1। तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन हमारा हुआ फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम मींस फर्स्ट ऑर्डर टाइम ले। तो आंसर इसका है करेक्ट सी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इजी सा क्वेश्चन है ये। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद टाइम डिले। सो अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया है गेट 1996 वाला वो यहाँ पर रिपीट हुआ है गेट 1997 में। यहाँ पर क्लियरली पूछ लिया द ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद टाइम डिले। तो ये बस जस्ट यहाँ पर चेंज हो गया कि वहां पर ट्रांसफर फंक्शन गिवन था और प्रोसेस चूज करना था। यहाँ पर प्रोसेस गिवन है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद टाइम डिले और ट्रांसफर फंक्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर इसके लिए बी ऑप्शन, ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम यहाँ पर होगा e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1। यहाँ पर किसी भी प्रोसेस में kp नहीं है मींस की kp इन जनरल यहाँ पर प्रोसेस गेन 1 कंसीडर किया होगा। यूनिटी प्रोसेस गेन के लिए ये सब ट्रांसफर फंक्शन लिखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 हैज अ डैम्पिंग रेशियो। तो यहाँ पर जीटा की वैल्यू में कैलकुलेट करना है डैम्पिंग रेशियो। गेट 1998 का एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, इजी से क्वेश्चन है। ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, 4 डिनोमिनेटर में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2.4, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एस प्लस 1। इसको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से हम कंपेयर कर सकते हैं kp अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ से देखिए टाउ स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1/4, ओके, एंड देन 2 जीटा टाउ इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2। सो टाउ हमें मिल गया 1/2 और यहाँ पर हम जब पुट करेंगे टाउ इक्वल टू 1/2 तो जीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2 मींस 0.5। तो 0.5 आप देख सकते हो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसके लिए।
Now, next देखिए क्वेश्चन नंबर 75. The unit step response of a transfer function, the unit step response of a transfer function 1 upon s square plus 2s plus 3. यहाँ पर कंडीशन गिवन है, इसमें से चूज करनी है करेक्ट कंडीशन. हैज ए नॉन जीरो स्लोप एट ओरिजिन, ये गेट 2000 का क्वेश्चन है. हैज ए डैम्प्ड ऑसिलेटरी कैरेक्टरिस्टिक, इज ओवर डैम्प्ड, इज अनस्टेबल. तो हम कैसे कमेंट कर पाएंगे देखिए इस क्वेश्चन पे. सबसे पहले अगर इक्वेशन की रूट लिखे, रूट ऑफ इक्वेशन, तो डिनोमिनेटर इक्वेशन की हम बात करते हैं. डिनोमिनेटर इक्वेशन हमारे पास में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इक्वल टू 0 हम कर देंगे. तो यहां से हम रूट कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके. तो इस तरीके से हमें रूट मिलते हैं इस इक्वेशन के लिए. 4 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा s. सो s इक्वल टू हमें मिलता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. s इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. देखिए अगर कभी भी ये जो रूट हमें मिलता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट है, इसके लिए देखिए तो अगर आपके रूट का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट अगर नेगेटिव है, रियल पार्ट अगर नेगेटिव है, देन जो सिस्टम है हमारा वो बेसिकली स्टेबल है. बेसिकली ये पार्ट स्टेबिलिटी सेक्शन में आता है. ये क्वेश्चन जो है स्टेबिलिटी सेक्शन का है, लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा है उस पर बेस भी हम इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया. देखिए तो ये जो सिस्टम होगा बेसिकली स्टेबल तो होगा, अनस्टेबल तो नहीं होने वाला. मींस ऑप्शन डी मैंने एलिमिनेट कर दिया. फिर पूछा हमें ओवरडैम्प्ड अंडरडैम्प्ड, तो इसके लिए तो हमें जीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा. जीटा के बेस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि जीटा ग्रेटर देन 1 है, जीटा लेस देन 1 है, जीटा इक्वल टू 1 है. ओके, हैज ए नॉन जीरो स्लोप एट ओरिजिन, ये ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पर. ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में से करेक्ट आंसर होगा इसका. देखिए ये बेसिकली अगर आप इस तरीके से देखो इसको, तो ये इमेजिनरी सेक्शन है, ये यहाँ पर रियल सेक्शन है. तो ये कहीं यहाँ पर डिपेंड, यहाँ पर प्रेजेंट होगा रूट. यहाँ पर देखिए -1 रियल पार्ट इसका नेगेटिव है. अगर नियत पार्ट 0 होता है इसका रियल पार्ट, देन हम कहते हैं कि ये नॉन जीरो स्लोप एट ओरिजिन, तब वो ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता. ओके, सो यहाँ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ अब हम देखते हैं, इस पर हम कमेंट कर सकते हैं कि जीटा की वैल्यू के लिए. तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीएस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3. तो ये हो गया केपी अपॉन टाउ इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1. तो ये अभी +1 की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/3, 1/3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एस प्लस 1. तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ में. तो यहां से हमें मिल जाएगा टाउ स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो टाउ इक्वल टू 1/√3, एंड यहां से हमें मिल जाता है जीटा 2 जीटा टाउ इक्वल टू 2/3. तो जीटा की वैल्यू जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टाउ की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/3. तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली. तो ये हमें मिल गया क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 3. तो यहां से आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 0.577. तो जीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.577 मींस जीटा इज लेस देन 1. अगर जीटा लेस देन 1 है तो उस केस को हम बोलते हैं अंडरडैम्प्ड कंडीशन. अंडरडैम्प्ड कंडीशन है यहाँ पर, अंडरडैम्प्ड सिस्टम होगा ये. अगर रूट्स की बात करें तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम जब भी होता है तो जो रूट्स है वो ऑसिलेटरी होते हैं, ऑसिलेटरी इन नेचर. तो यहां से हम कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि हैज ए डैम्प्ड ऑसिलेटरी कैरेक्टरिस्टिक. ये जो सिस्टम होगा ये डैम्प्ड होगा, अंडरडैम्प्ड सिस्टम होगा एंड ऑसिलेटरी नेचर का होगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76. When a bare thermocouple is covered by a protective shield, the response become. ये गेट 1992 का क्वेश्चन है. यहाँ पर देखिए कंडीशन पूछा है हमें कि बेयर थर्मोकपल है, अगर उस पर प्रोटेक्टिव शील्ड कवर कर दी जाए तो उसका जो रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्स मतलब उसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, ट्रांसफर फंक्शन हमें देखना है. ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट रेस्पॉन्स जो होगा वो फास्ट होगा या फास्ट और ऑसिलेटरी होगा, फास्ट एंड नॉन ऑसिलेटरी होगा. मतलब इनिशियली जब विदाउट अगर जो प्रोटेक्टिव सील उस पर नहीं लगाए तो उससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं नॉर्मल थर्मोकपल से. देन स्लोअर डिक्रीज हो जाएगा, ऑसिलेटरी होगा, स्लोअर एंड नॉन ऑसिलेटरी. तो हम देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंसेप्चुअली देखते हैं. अगर हम देखें थर्मोकपल, सो थर्मोकपल हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जाम्पल है थर्मोकपल. ये चीज अभी तक हमने पढ़ा है. थर्मोकपल जो है बेसिकली वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है. नॉर्मल थर्मोकपल जहां पे जो हमारे अजम्पशन जो होते हैं वो कंसीडर करके. नाउ अभी क्या किया गया है यहाँ पर, थर्मोकपल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और उस पे इन्होंने
यहां पर प्रोटेक्टिव शील्ड अप्लाई कर दिए, प्रोटेक्टिव शील्ड, तो इसका खुद का भी कुछ रेस्पॉन्स होगा। सो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर प्लस ये फर्स्ट ऑर्डर, अल्टीमेटली ये यहां पर सिंथेटिक टाइप का सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो गया। जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा था ये जो बेयर थर्मोकपल, वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमें मिलेगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम मिलेगा बेयर थर्मोकपल के लिए बोल रहा हूं मैं। सो बेयर थर्मोकपल सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल हो गया। सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर हम बोल सकते हैं इसको। मींस अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, ऑर्डर इंक्रीज हुआ है तो डैम्पिंग फैक्टर बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। डैम्पिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। नाउ सेकंड ऑर्डर सिस्टम बेयर थर्मोकपल का जो एग्जांपल है इसके लिए देखिए, जीटा इज ग्रेटर देन 1 हमें मिलेगा। सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा ग्रेटर देन 1 हमें मिलेगा। ओके, बिकॉज डिफरेंट सिस्टम है, थर्मोकपल एंड उसका जो प्रोटेक्टिव शील्ड है। सो टावन इक्वल टू टावन अगर एक कंडीशन होता है उसी पे क्रिटिकल डैम्प ये होता है, अदरवाइज टावन इज नॉट इक्वल टू टाउ 2 के केस में ये अंडर डैम्प ओवर डैम्प सिस्टम होता है। ओवर डैम्प, तो ओवर डैम्प सिस्टम में पता है नॉन ऑसिलेटरी होता है, ओवर डैम्प भी नॉन ऑसिलेटरी होता है। अगर ये भी टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 होता है दोनों के केस में, दोनों कंडीशन में, तो उस केस में ये क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, लेकिन अंडर डैम्प तो नहीं होगा। क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प दोनों कंडीशन में हमारा जो रेस्पॉन्स है वो नॉन ऑसिलेटरी होता है, नॉन ऑसिलेटरी हमारा सिस्टम रहेगा। तो यहां से देखिए हम जो ऑसिलेटरी वाला आंसर है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। मींस ए और सी में से आंसर नहीं होगा, बिकॉज देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पहले था, उसके बाद में सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, मींस स्लो सिस्टम का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टम स्लो होगा और नॉन ऑसिलेटरी होगा। मींस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्रोसेस इज, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्रोसेस इज 1/16 into s square plus 8 into s plus 4. If a step change is introduced into the system, then the response will be overdamped, critically damped, underdamped, critically damped and overdamped, and none of above. So देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, हम कमेंट करते हैं इस पे। गेट 1997 का ये न्यूमेरिकल है। इस पे देखिए आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना है जीएस इक्वल टू 1/16 into s square plus 8 into s plus 4। तो ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड कंडीशन के लिए आपको जीटा चाहिए होगा। जीटा अगर आपको मिल गया तो आप कमेंट कर पाओगे। अंडर डैम्प्ड अगर सिस्टम है तो जीटा लेस देन 1 होगा, ओवर डैम्प्ड है तो जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड है तो जीटा इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन लेते हैं तो हमें ये मिल जाता है 4 into s square plus 2 into s plus 1, बिकॉज प्लस 1 की फॉर्म हमें यहाँ पर फॉर्म करनी है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं भी स्टैंडर्ड फॉर्म से। देखिए इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1/4 into 4 into s square plus 2 into s plus 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें kp into टाउ टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। देखिए जब आप इतने सारे न्यूमेरिकल कर लेते हो ना तो बार बार आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए टाउ स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 2 जीटा टाउ, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है वो हो जाएगा इक्वल टू 2। तो आपको टाइम सेव करना है, जितना आप टाइम सेव करोगे उतना ही ज्यादा न्यूमेरिकल आप गेट में सोल्व कर पाओगे। 1/2 मींस पॉइंट, और ट्राई करना है विदाउट केएलसी आप चीजों को सोल्व करो, बिकॉज ऐसी आपको ऐसी कैलकुलेशन मोस्टली गिवन रहती है आपको जिसको आप विदाउट केएलसी सोल्व कर सकते हो। 0.5 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, अंडर डैम्प्ड सिस्टम हुआ ये। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। जो हमारा सिस्टम होगा वो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम और अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा जिसके लिए जीटा लेस देन 1 है, जो कि जीटा इक्वल टू 0.5 यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ए सिस्टम इज द ट्रांसफर फंक्शन, अगर ये y अपॉन x लिखा है मींस ये डेविएशन वेरिएबल y ऑफ s, डेविएशन वेरिएबल का लाप्लास की फॉर्म में लिखा होगा y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इक्वल टू 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1.6 इनटू s प्लस 4। स्टेप चेंज ऑफ 4 यूनिट मैग्नीट्यूड। जब भी स्टेप चेंज यूनिट स्टेप नहीं गिवन हो तो आपको ये मैग्नीट्यूड हमेशा माइंड में रखना है, बिकॉज हमारी आदत क्या होती है, मोस्टली क्वेश्चन हम किस पे सोल्व करते हैं, xt इक्वल टू 1 के केस में तो हम लाप्लास इनपुट फंक्शन का स्टेप फंक्शन के लिए लाप्लास 1/s लिखते हैं, लेकिन अगर जो भी मैग्नीट्यूड गिवन तो वहां पर वो मैग्नीट्यूड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, यूनिट मैग्नीट्यूड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम द परसेंटेज ओवरशूट। तो ऑलरेडी परसेंटेज ओवरशूट पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखिए ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पर gs इक्वल टू 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू s प्लस 4। सो ओवरशूट के लिए हमें क्या चाहिए, जीटा चाहिए।
सो जीटा पहले हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से। डिनोमिनेटर में से 4 हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1.6 अपॉन 4 इंटू एस प्लस 1। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे टाउ स्क्वायर इक्वल टू 1/4, टाउ इक्वल टू यहाँ पर मिल गया 1/2 एंड यहाँ पर रिमेनिंग 2 जीटा टाउ अगर मैं लिखूं तो 1.4 डिवाइड बाई 4 0.4 हो गया, और यहाँ पर 1/2 में पुट करूंगा तो जीटा इक्वल टू 0.4 मेरा रहेगा। टाउ इक्वल टू 1/2 पुट करूंगा ना, सो यहाँ पर मुझे मिल गया टाउ इक्वल टू 0.5 एंड जीटा इक्वल टू 0.4, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा 0.4। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ओवरशूट। तो पहले हम ओवरशूट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पाई इंटू जीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो माइनस पाई इंटू 0.4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.4 स्क्वायर। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा जीटा 0.254। ये बेसिकली मेरा है फ्रैक्शनल ओवरशूट। अगर मुझे परसेंटेज ओवरशूट चाहिए तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। सो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 25.4%। आप चेक कर सकते हो आप 25%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इस कोर्स का, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम obtained by two first order system 1 upon tau, इनके लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1 upon tau 1 into s plus 1 and 1 upon tau 2 into s plus 1 in series. The damping ratio of resultant second order system for the case of tau 1 and tau 2. तो देखिए ये जो सिस्टम है बेसिकली यहाँ पर ये सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम दो इंडिविजुअल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम कनेक्ट करके सीरीज में हम यहाँ पर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए उस केस में जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन को। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tau 1 into s plus 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन tau 2 into s plus 1। इसको आप लिखोगे तो आपको ये मिलेगा 1 अपॉन tau 1 into tau 2 into s 1 upon tau 1 into tau 2 into s plus tau 1 plus tau 2 into s plus 1। तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम हो गया। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का एग्जांपल है ये। ऑलरेडी हमने नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग सिस्टम पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन सीरीज हमने डिस्कस किया। तो हमें पता है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए देखिए दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कौन कौन सी रहती है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए? एक तो जीटा इक्वल टू 1 होता है, एक जीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है। जीटा इक्वल टू 1 होता है जब tau 1 इज इक्वल टू tau 2 होता है, एंड जीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है जब tau 1 इज नॉट इक्वल टू tau 2 होता है। यहाँ पर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हो गया, यहाँ पर आपका ओवर डैम्प्ड हो गया। तो इस सिस्टम का जो हम लिख सकते हैं, जीटा पूछा है इसमें द डैम्पिंग रेशियो। तो जब tau 1 इज नॉट इक्वल टू tau 2 होता है तो हमारा डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आंसर 1। प्रॉपर फिर से आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं। हमने ट्रांसफर फंक्शन अभी लिखा, दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई करके हमें मिला 1 अपॉन tau 1 into tau 2, 1 अपॉन tau 1 into tau 2 into s स्क्वायर। ओके हाँ, ये चीज मैं देख रहा था कि मैंने यहाँ पर s स्क्वायर लिखा था या नहीं लिखा था। सो tau 1 into tau 2 into s स्क्वायर प्लस tau 1 plus tau 2 into s plus 1। ओके ये हमें मिल गया। नो यहां से इसको आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से, टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ पर मुझे टाउ स्क्वायर मिलता है tau 1 इंटू tau 2, जो कि बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन होता है tau 1 एंड tau 2 का, और 2 जीटा टाउ इक्वल टू हमें मिलता है tau 1 प्लस tau 2 नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए। यहां से हम लिख सकते हैं जीटा इक्वल टू tau 1 प्लस tau 2 अपॉन 2 इंटू टाउ। सो ये हो गया tau 1 प्लस tau 2 डिवाइड बाई 2 अपॉन टाउ, टाउ को मैंने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ tau 1 एंड tau 2। मींस जीटा इज इक्वल टू, ये बेसिकली क्या है, अरिथमेटिक मीन। न्यूमरेटर में जो है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2, और डिनोमिनेटर में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ tau 1 इनटू tau 2। ये हो गया बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2। अभी हमें पता है बेसिकली अरिथमेटिक मीन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल एक ही कंडीशन में होता है जब tau 1 इज इक्वल टू tau 2 हो। ओके नाउ अब देखिए एक कंडीशन है फॉर tau 1 इक्वल टू tau 2। इस केस में बेसिकली अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है तो जीटा इक्वल टू 1 मिलता है। फॉर tau 1 इज नॉट इक्वल टू tau 2, इस केस में जीटा ग्रेटर देन 1 मिलेगा, बिकॉज अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन होता है। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया यहाँ पर ओवरडैम सिस्टम, जीटा ग्रेटर देन 1 है मींस की ओवरडैम सिस्टम यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें पूछा है द क्लोज लूप पोल्स ऑफ ए स्टेबल सिस्टम, द क्लोज लूप पोल्स ऑफ ए स्टेबल सिस्टम, द क्लोज लूप पोल्स ऑफ ए स्टेबल सेकंड ऑर्डर सिस्टम कुड बी। तो यहाँ पर पूछा है कि बहुत रियल होगा, यहाँ पर पूछा है ओके बोथ रियल एंड पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स एंड कोंजुगेट विद पॉजिटिव रियल रूट्स एंड बोथ रियल एंड नेगेटिव रूट एंड वन रियल एंड पॉजिटिव एंड अदर, मतलब इसमें से चूज करना है। सिंपल सा इक्वेशन है, देखिए गेट 2002 का इक्वेशन है द क्लोज लूप पोल्स ऑफ स्टेबल सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो मैं आपको बता दूं देखिए स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है। ये क्वेश्चन अगेन मैं बोलूंगा आपको कि स्टेबिलिटी सेक्शन से है, लेकिन हम अभी जितना हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम उस पर बेस भी हम इस पर आंसर कमेंट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी टॉपिक हम लास्ट में पढ़ेंगे आफ्टर कंट्रोलर। सो देखिए ये बेसिकली मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, ये मेरा रियल एक्सिस है। सो रियल एक्सिस की जो भी लेफ्ट साइड, इमेजिनरी एक्सिस के जो भी लेफ्ट साइड में होता है उससे हम बोलते हैं स्टेबल जोन, एंड जो राइट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं अनस्टेबल जोन। मींस अगर रियल पार्ट आपका नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट का, रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो उस केस में वो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो उस केस में वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये चीज हमें यहां से पता लगी। हमें पूछा है फॉर ए क्लोज्ड लूप पोल्स ऑफ ए स्टेबल सेकंड ऑर्डर सिस्टम कुड बी बोथ रियल एंड पॉजिटिव। देखिए अगर पोल्स का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर में जो हम लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन को जीएस इक्वल टू केपी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। सो डिनोमिनेटर में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसके जो रूट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पोल्स। ओके, जहां पर ये जीरो हो रहा है उसे हम पोल्स बोलते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उसे हम रूट्स बोलते हैं। तो ये जो पोल्स है बेसिकली पोल से भी हमें वहां पर रूट मिलेंगे, तो उन रूट्स अगर वो रूट्स बेसिकली रियल है तो रियल पार्ट उनका अगर वो नेगेटिव है, क्लियर है, तो उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। सो यहां पर गिवन हमें कि जो पोल्स है अगर वो रियल है बोथ रियल एंड पॉजिटिव, ए वेट ना ओके द क्लोज्ड लूप पोल्स ऑफ ए स्टेबल सेकंड ऑर्डर सिस्टम कुड बी, तो बोथ रूट रियल लिखा है एंड पॉजिटिव लिखा है, मींस कि सिस्टम अनस्टेबल होगा बिकॉज पॉजिटिव अगर नेगेटिव होता देन उस केस में सिस्टम स्टेबल होता। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद पॉजिटिव रियल पार्ट, तो पॉजिटिव रियल पार्ट पॉसिबल नहीं है, उसके केस में भी अनस्टेबल होगा। देन बोथ रियल एंड नेगेटिव, तो ऑप्शन सी जो करेक्ट है बोथ रूट रियल है एंड नेगेटिव। नेगेटिव है इस वजह से, अगर इमेजिनरी होता उस केस में भी एक कंडीशन होता है सिस्टम वर्ज ऑन स्टेबिलिटी होता है, तो वो कंडीशन यहाँ पर गिवन नहीं, लेकिन अगर बोथ रूट रियल गिवन है लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट जो रियल पार्ट है वो अगर नेगेटिव है उस केस में हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। वन रियल एंड वन पॉजिटिव एंड द अदर रियल नेगेटिव। यहाँ पर वन रियल पॉजिटिव पूछा है, एक रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखिए एक भी पॉजिटिव है तो उस केस में भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। सो क्वेश्चन नंबर 81 में हमें पूछा है which of the system having the following transfer function is stable। हमें डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 4 ऑप्शन, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेबल रहेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। सो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए ट्रांसफर फंक्शन को हम लिखते हैं जीएस इक्वल टू वाई एस अपॉन एक्सएस। ओके, तो स्टेबिलिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन भी स्टेबिलिटी का है, लेकिन हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो पढ़ा है उसके बेस पर हम कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसके पोल्स हम कैलकुलेट करेंगे, अगर उनका रियल पार्ट नेगेटिव है देन उस केस में सिस्टम स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव है देन उस केस में सिस्टम अनस्टेबल होगा। ओके, सो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 हमें गिवन है। सो एस स्क्वायर प्लस 2 के अगर हम रूट कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा, इमेजिनरी रूट हमें मिल रहा है। तो बेसिकली इमेजिनरी एक्सिस पे जब रियल पार्ट 0 होता है और इमेजिनरी एक्सिस पे जब रूट परसेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम जो है बेसिकली वो वर्ज ऑन इनस्टेबिलिटी है, वर्ज ऑन इनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी है। सो इस बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो ए नहीं होगा यहाँ पर। नाउ हमें स्टेबल सिस्टम पूछा है, इसे हम वर्ज ऑन इनस्टेबिलिटी कंडीशन बोलते हैं। नाउ जीएस इक्वल टू सेकंड सेक्शन हम चेक करते हैं, सेकंड जो ऑप्शन है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 3। तो इसके रूट्स अगर मैं चेक करूं एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 3, तो इसके रूट मुझे मिल रहे हैं, आप चेक करोगे इसको इस तरीके से एस इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से आप रूट कैलकुलेट करोगे तो आपको रूट मिलेंगे इसके 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i। देखिए इसका जो रियल पार्ट ऑफ पॉजिटिव है, मींस ये रियल पार्ट पॉजिटिव है इसका, तो इस केस में ये बेसिकली अनस्टेबल
सिस्टम होगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट ऑप्शन सी हम चेक करते हैं। सो ऑप्शन सी हमें गिवन है ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो इसका रूट हम चेक करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें रूट मिलते हैं -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 4 माइनस 4 इंटू ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सो ये बेसिकली 12 होगा। ओके, 4 इंटू 3 12। सो यहां से मुझे मिल गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आई। यहाँ पर -4 आएगा, -4 से स्क्वायर रूट से मैं अगर कॉमन लेंगे हम 4 तो बाहर में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए इसका रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिल रहा है कि ये सिस्टम स्टेबल होगा, ये सिस्टम बेसिकली स्टेबल होगा। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमें स्टेबल सिस्टम पूछा था, फिर भी ऑप्शन डी भी हम चेक करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी तो अब जैसे ही देखोगे वहां पर गिवन है e पावर -20 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 1। मीन्स जैसे ही आप डेट टाइम प्रोसेस देखते हो तो डेट टाइम प्रोसेस बेसिकली अनस्टेबिलिटी देगा सिस्टम में। इसके अगर आप रूट चेक भी करोगे तो आपको रूट मिलेंगे इसके -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये हो गया 0.41 एंड माइनस 2.41। ये पॉजिटिव रूट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मीन्स की ये अनस्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर डेट टाइम देखोगे तो बेसिकली डेट टाइम जो फंक्शन है वो अनस्टेबल होता है नेचर में। तो जैसे ही डेट टाइम देखोगे आप सिस्टम को बोल सकते हो कि ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, अभी है क्वेश्चन नंबर 82 इस कोर्स का। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 टैंक इन सीरीज एज शोन बिलो। क्वेश्चन नंबर 82 है ये इस कोर्स का, गेट 2002 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमें अरेंजमेंट गिवन है, 2 टैंक गिवन है सीरीज में, फ्लो F1 गिवन है, टैंक ए में इनलेट, देन टैंक 2 में F2 जो टैंक 2 का आउटलेट है। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन इंटरेक्टिंग टाइप का सिस्टम गिवन है, नॉन इंटरेक्टिंग टाइप का सिस्टम हमें गिवन है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा ये। द लेवल S2 इन द tank 2 is measured and has to be controlled by manipulating the flow rate F1. It is given by F2 equal to 0.005 into H1 and F3 is equal to 0.0025 into H2. Where H in the meter, the cross-sectional area of tank 1 and tank 2 both are equal to 1 meter. तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, determine the transfer function of the process, compute the time constant of the process. Process is the open loop प्रोसेस ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। जो ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलेगा उसके लिए हम जीटा कैलकुलेट करेंगे, जीटा के बेस पे हम बताएंगे कि ये फंक्शन ओवरडैम्प्ड होगा, अंडरडैम्प्ड होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। देखिए अंडरडैम्प्ड तो पॉसिबल नहीं है, नॉन क्रिटिकल जैसे हम नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम हमने जैसे ही देखा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा या तो ओवरडैम्प्ड या फिर क्रिटिकली डैम्प्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहता है कि ओवरडैम्प्ड यहाँ पर आंसर होगा, बिकॉज और क्रिटिकली डैम्प्ड ओनली एक ही कंडीशन पे होता है जब टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 होता है। ओके, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ इसका सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं। हमें कंडीशन गिवन है, रिलेशन गिवन है हमें आउट फ्लो रेट का, F2 इक्वल टू 0.005 इंटू टैंक में हाइट के साथ में, देन गिवन है हमें F3 इक्वल टू 0.0025 इंटू H2। तो ये हो गया A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया दोनों टैंक के लिए इक्वल गिवन है। सो ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं लिखूं नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए, नॉन इंटरएक्टिंग टैंक सिस्टम के लिए हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन हमें लिखना है यहाँ पर H2S आउटलेट, टैंक 2 की जो हाइट है उसका हम यहाँ पर चेंज देख रहे हैं, टैंक 1 में जो इनलेट फ्लो है उसके साथ में। तो ये हमें मिलता है R2 अपॉन टाउ 1 इंटू टाउ 2 प्लस टाउ 2 इंटू S प्लस 1। ये मिल गया हमें। ओके, तो यहां से देखिए अब हमें पता है टाउ 1 इज इक्वल टू A1 इंटू R1 होता है, तो सिमिलरली टाउ 2 इज इक्वल टू A2 इंटू R2 होगा। हमें जो रिलेशन गिवन है F2 इक्वल टू 0.005 H1, ठीक है। तो हमें पता है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए क्या होता है। देखिए अगर टैंक ए के लिए मैं लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा F2 आउटलेट फ्लो रेट जो है वो टैंक में जो हाइट है उसको अगर हम रेजिस्टेंस टैंक 1 के उसके डिवाइड कर दे रेजिस्टेंस से, यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। ये R1 है, ये R2 है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं F3 इक्वल टू H2 अपॉन R2, और ये सिर्फ हम एक ही कंडीशन में लिख सकते हैं जब हमारा सिस्टम नॉन इंटरेक्टिंग हो,
नॉन इंटरेक्टिंग हो और रेजिस्टेंस हमारा लीनियर हो। तो ये स्टैंडर्ड चीज है यहाँ पर इस सिस्टम के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ये लीनियर होगा रेजिस्टेंस। सो F2 इक्वल टू 0.005 इंटू H1 हमें गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 0.005 इंटू H1 अपॉन, ये हो जाएगा, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो 5/1000 ये हो गया। F2 इक्वल टू H1 अपॉन 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 200। तो हमें पता है कि F2 इक्वल टू H1 अपॉन R होता है R1, तो यहां से मुझे मिल गया R1 इक्वल टू 200। सिमिलरली इस तरीके से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, कंडीशन गिवन है F3 इक्वल टू 0.0025 इंटू H2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 25 अपॉन 10000 इंटू H2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा F3 इक्वल टू H2 अपॉन 400। तो ये इसको कंपेयर करें अगर H2 अपॉन R2 से, तो R2 इक्वल टू यहाँ पर मिल गया मुझे 400। अब देखिए τ1 इक्वल टू A1 इंटू R1 है, τ2 इक्वल टू A2 इंटू R2 है, और τ1 इक्वल टू τ2 दोनों हमें 1 गिवन है। मींस डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर τ1 है, तो हमें τ1 मिल गया यहाँ पर 200 एंड τ2 हमें मिल गया 400। तो सेकंड ऑप्शन का तो आप यहीं से आंसर कमेंट कर सकते हो। τ1 इज नॉट इक्वल टू τ2 यहाँ पर है, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है, मींस डेफिनेटली ओवरडैम्प प्रोसेस होगा, बिकॉज दो ही कंडीशन होती है, या तो क्रिटिकली डैम्प या फिर ओवरडैम्प। तो यहाँ पर τ1 इज नॉट इक्वल टू τ2 तो ओवरडैम्प सिस्टम होगा ये। क्लियर है? नाउ अभी हमें लिखना है ट्रांसफर फंक्शन S2s अपॉन F1s, तो हमें गिवन था स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हमने लिखा R2 अपॉन τ1 इंटू S प्लस 1 देन τ2 इंटू S प्लस 1, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 400। R2 पुट कर दिया, ये बेसिकली R2 भी 400 था एंड τ2 भी 400, सो 400 अपॉन 200 इंटू S प्लस 1 इंटू 400 इंटू S प्लस 1, ये मुझे मिल गया ट्रांसफर फंक्शन। यही मुझे कैलकुलेट करना था, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ये। नाउ सेकंड पार्ट अभी हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें पूछा था कि सिस्टम पे कमेंट करना, वो तो हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, फिर भी आप एक्जेक्टली जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए लिख सकते हो S2 अपॉन F1, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ये प्लस 600 इंटू S प्लस 1। स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से आप इसको कंपेयर करोगे, Kp अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। तो यहां से आप लिख सकते हो टाइम कांस्टेंट टाउ स्क्वायर इक्वल टू 8000, सो टाउ इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर टाउ इक्वल टू 282 एंड 2 जीटा टाउ इक्वल टू 600, तो यहां से आपको मिल जाएगा, इसमें 282 पुट करोगे टाउ की वैल्यू, तो जीटा इक्वल टू मिलेगा 1.063 जो कि ग्रेटर देन 1 है। जीटा ग्रेटर देन 1 है मींस की ओवर डैम्प्ड ये सिस्टम होगा। तो वही अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो तो आपको ये चीज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे ही आपने सिस्टम देखा τ1 इज नॉट इक्वल टू τ2, आप कमेंट कर सकते हो कि सिस्टम मेरा ओवर डैम्प्ड होगा। बार बार आपको जीटा चेक करने की जरूरत नहीं इन सिस्टम के लिए, यहाँ पर नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। अगर इंटरेक्टिंग सिस्टम होता तो वहां पर तो आप इंटरेक्टिंग सिस्टम लिखा होता, उसी से बेस पर डायरेक्टली बोल सकते हो कि ओवरडैम्प, वहां पर एक ही कंडीशन होती है, सिस्टम ऑलवेज ओवरडैम्प्ड होता है। लेकिन नॉन इंटरेक्टिंग जो सिस्टम है उसमें दो केस होते हैं, ओवरडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। क्लियर है गाइस? तो ये था कंप्लीट न्यूमेरिकल सेक्शन। अभी तक जो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम डिस्कस किया। देखिए गाइस, अभी तक 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अभी तक 82 यहाँ पर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हमने पढ़ा यहाँ पर टॉपिक है, अगर मैं मेन टॉपिक बोलूं तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने डिस्कस किया है, देन उसके बाद में हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम डिस्कस किया है। तो दोनों जो सिस्टम यहाँ पर हमने डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज काफी न्यूमेरिकल यहाँ पर रहते हैं। ऑलमोस्ट 33% हम बोल सकते हैं कि हमने कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है। 33% कोर्स कंप्लीट कर लिया, और 33% कोर्स के लिए मैंने 82 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए। तो डेफिनेटली देखिए, अगर हम कंप्लीट कोर्स करेंगे तब तक हमारे इजीली यहाँ पर 150 क्वेश्चन से तो ज्यादा मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस कोर्स में। 150 से 200 के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 100 to 200 क्वेश्चन इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। किसी भी बुक की
आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस कंप्लीट कोर्स को अगर आप देखते हो तो। उसके बाद में आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर बस अपने नोट्स में जो क्वेश्चन अगर सफिशिएंट उन क्वेश्चन को सोल्व कर लो तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल का इजीली सोल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम। बेसिक हम कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करेंगे और हमारे जो कोर्स में लीनियर क्लोज लूप सिस्टम वो हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, कंट्रोल सिस्टम जो है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल वॉल, इसमें सारे हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, फीडबैक कंट्रोलर वो सब हम डिस्कस करेंगे, कैस्केड कंट्रोलर भी हम डिस्कस करेंगे, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट हमारे हैं, फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंट्रोलर के टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम जो प्रॉब्लम्स के टाइप होते हैं, सर्वो प्रॉब्लम, रेगुलेटरी प्रॉब्लम, वो डिपेंड करता है कि आप जो डिस्टर्बेंस है वो इनपुट में दे रहे हो, है ना, वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रहे हो। सो ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपकी गेट प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, देन गाइस इस कोर्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, ओके, उनको भी बताइए। बिकॉज अगर आपने इस कोर्स को देखा देन तभी आप बता सकते हो किसी और पर्सन को कि जो कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल ब्रांच के लिए जो इंस्टीट्यूट्स चलते हैं वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको खुद को पता होगा कि मतलब 82 क्वेश्चन अगर मैं इन दो टॉपिक में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूं तो कितना ये अच्छा कोर्स होगा। बिकॉज मोस्टली क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से कोर्स खत्म करते हैं टीचर, और उसके बाद में क्या करते हैं, बीच बीच में थोड़ा दो तीन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और 70-80 क्वेश्चन में तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस कोर्स को अच्छे से, डेफिनेटली आपको ये कोर्स अच्छा लगेगा और मैं यहाँ पर ये गारंटी में दे सकता हूँ कि आपको आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है यहाँ पर पीडीसी का गेट में, अगर हम देखें तो गेट केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इजीली ये जो मार्क्स है इजीली स्कोर कर सकते हो। Okay guys, so thanks for watching my video and please don't forget to subscribe my channel ChemGate Academy.